आम इंतखाबात से मुतल्लिक हर किसी की जो क्या कहना चाहिए चहमगोइयाँ थी, खदशात थे, सस्पेंस था। इलेक्शन कमीशन ने कल एक प्रेस रिलीज़ के जरिए उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। मैं तो ये कहूँगा ऐलान कर दिया गया है जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराएंगे। ये गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था। उसके बाद ये एलामिया जारी किया गया ऑफिशियली। जो हल्का बंदियों का इब्तदाई मामला था, इसमें फ़हरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फ़हरिस्त जारी हो जाएगी और 54 दिन के बाद आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। ये जो आम इंतखाबात के होने से हिचकोले खाती मईशत है, क्या इसको सहारा मिल सकता है? एशियाई तरक्याती बैंक तो कन्विंस्ड है। कल भी हमने आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर की थी। एशियाई तरक्याती बैंक ये कहता है कि अगर पाकिस्तान की हम महंगाई की बात करें जो इस साल तकरीबन 29.2% से कम होकर 25% पर आ सकती है अगर ये इंतखाबात टाइमली हो जाए। ADB ने ऐसा कहा है। दूसरी जानिब जो एशियाई तरक्याती बैंक है उसका ये भी कहना है कि जो तवानाई के नर्ख हैं इसमें इजाफे और रुपए की गिरती कदर से जो बुलंद तरीन महंगाई है इस वक्त उसका दबाव बहरहाल बरकरार रहेगा। लेकिन अगर इंतखाबात हो जाए तो इस वक्त हमारी GDP दे आर प्रेडिक्टिंग 1.9 और 2024 को भी वो प्रेशर ईयर कह रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आ सकती है। बिल्कुल। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब की MDIMF जो क्रिस्टीना जॉर्जिया है उनसे अमेरिका में मुलाकात हुई, जिसमें अनवारुल हक काकर साहब ने जो MDIMF है उनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और बहाली के लिए मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह करते हुए कहा है कि इक़दामात का मकसद जो है जी पायदार इक़्तिसादी तरक्की है, सरमायाकारी के लिए एक मुस्तहकम और साजगार एनवायरनमेंट या माहौल पैदा करने और माशरे के जो कमज़ोर तबके हैं उनके हवाले से उनकी हिफाजत पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने मईशत की बहाली के लिए पॉलिसीज़ और इस्लाहात के नफाज में पाकिस्तान की ठोस कोशिशों को सराहा भी और कहा भी कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं इनको जारी रखने के लिए वो बड़ी पुरअज़्म है। और ये भी कहा कि टैक्स वसूली को तरजीह देने और पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर अफराद का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाने के लिए मजबूत पॉलिसियों की के हवाले से इत्तफाक भी किया गया। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, हमारी मईशत है, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान। वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो हम इलेक्शन की जो आम इंतखाबात हैं इसके ऐलान के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। ऑब्वियसली ऐलान होना चाहिए था और हो भी गया, लेकिन इसका जो हमारी मुल्क की मईशत है उस पर आप किस तरह से एक इम्पैक्ट देखते हैं कि इंतखाबात कितना सहारा दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज गुड टू सी बोथ ऑफ यू। पहले आपसे एक क्रिकेट की न्यूज़ शेयर करता हूँ। क्रिकेट इज समथिंग जो हम सबको बाइंड भी करती है टुगेदर और हमारी जनरेशन को एक्साइट भी करती है। सो बहुत लोग कहते हैं कि यार व्हाट इज द पाकिस्तान ड्रीम? पाकिस्तान ड्रीम इज टू बी अ गुड क्रिकेटर इन पाकिस्तान। सो एट लीस्ट आई कैन से विद कॉन्फिडेंस we dream, right? I mean, it's a great dream. लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के बच्चे क्या करना चाहते हैं? This is what they want to do. They want to be a star bowler. They want to be a star cricketer. They like all these people. And पूरा पाकिस्तान यूनाइट कर जाता है जिस दिन पाकिस्तान का मैच होता है. So that's a great thing in Pakistan. Let's start with some good. और मैं आपको बताऊं कि I just have one son, so I share this with you. And he is an aspiring cricketer. And he's a very serious, fast bowler. वो अभी 120 की स्पीड पे बॉल करता है। He's about 15 years old. और मैं आपको एक अच्छी बात ये बताऊं कि पाकिस्तान में क्रिकेटिंग की एकेडमीज बहुत अच्छी हैं। हमने एक अच्छा निज़ाम बनाया है। मतलब हमने कहीं तो कोई अच्छा काम किया ना। ये सारे जैसे आपने कलंदर्स का जिक्र किया, वो कभी कभी कलंदर्स से भी जाके खेलता है। वो भी HSN में है। वहाँ एक रियाज साहब हैं, ही इज अ गुड लेवल 3 कोच, वो उसको प्रैक्टिस कराते हैं। एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का है, उनका नाम है सऊद खान। ही इज अ लेवल 4 कोच और वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड ट्रेंड हैं। उन्होंने पाकिस्तान का वसीम अकरम बनाया था, वो भी मेरे बेटे रायत को ट्रेन करा था। सो वी हैव सम गुड स्टोरी इन एटलीस्ट अ स्पोर्ट दैट। डॉक्टर साहब रायत के लिए एंड सून वी होप कि हम किसी कम से कम PSL में जल्द खेलता देखें रायत को किसी टीम की तरफ से। इट्स पाकिस्तान's गुड स्टोरी ऑफ दिस क्रिकेट थिंग, एनीवे। So, देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि इलेक्शन की एक डेट आ जाएगी। Whenever we get a date, that will create more certainty in the system. That is the whole ball game. हम पाकिस्तान को इस वक्त चार्टर ऑफ सर्टेनिटी देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन जो है इस डेट पे होगा, इन हल्का बंदियों के थ्रू होगा। Now all the political parties have to fall in that place where they like the way the election commission is handling it. It is transparent. They are all there.
एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट भी कर रही है। 40 अरब रुपए इसके लिए बजट में मुख्तस भी कर दिए गए हैं। सो ऑल द पीसेस ऑफ द पजल हैव स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस। दैट इज गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। अच्छी खबर है ये। जी ठीक है। और इससे एक स्पेशली इस वक्त जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल पार्टनर्स हैं ना हमारे, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एडीबी और आईएमएफ, ये तीनों लीडिंग हैं, उनको एक तकवीयत मिल जानी चाहिए कि अगर आईएमएफ ने सितंबर का रिव्यू नवंबर दिसंबर में करवाना है तो अगला रिव्यू जो है वो मोस्ट प्रोबेबली विद द न्यू गवर्नमेंट होगा, अगर थिंग्स प्ले आउट द वे इलेक्शन कमीशन इज सेइंग। इसी तरह एडीबी के कुछ लोन्स हैं, दे शुड प्ले आउट द सेम वे, वर्ल्ड बैंक के लोन्स हैं, बिकॉज ये जरूरी हैं जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ओपन मार्केट को संभालने के लिए लिया है, क्योंकि वो एक इललेजिटिमेट काम को हमने अच्छा रोका है। तो अब हमने जो इंटरबैंक की मार्केट है उसकी लिक्विडिटी क्रिएट करनी है। उसकी लिक्विडिटी इन 3 अदारों से शुरू होनी है और फिर जनीवा के प्लेजेस और बाकी जो हमारे कमर्शियल लोन्स हैं वहां तक जानी है। दिस इज द वे वी नीड टू हैंडल आवर एक्सटर्नल सेक्टर, और इसके लिए इलेक्शन इज अ मस्ट। सिमिलरली जो इलेक्शन है वो ये भी तकवीयत देता है कि अगर नया इन्वेस्टर, चाहे वो रेकोटेक के एरिया में आना है, एग्रीकल्चर में आना है, सीपेक 2 में आना है, उसको भी कि अब ट्रांजिशन कैसे होने जा रहा है, बिल्ड होगा। अच्छा, एक तो हमारे जो अपने खर्चे हैं, शहबाज राना साहब ने एक स्टोरी दी है और वो स्टोरी भी इनफैक्ट बड़ी अलार्मिंग भी मैं कह सकता हूँ। अब तो अलार्मिंग कुछ लगता ही नहीं है जिस तरह की सूरत हाल जिससे हम गुजर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि एक तो हमारे जो एक्सटर्नल जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ये हमारे कोई 1 ट्रिलियन तक बढ़ सकते हैं, जो हम पहले शायद हमारी जो बजट डॉक्यूमेंट है वो नहीं दिखा रहा था हमें, जो अखराजात का तखमीना है कर्ज़ों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एंड देन ही ऑल्सो सेट कि तकरीबन $4.5 बिलियन जो हमें मिलने थे बैरूनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की सूरत में, वो शायद हमें न मिले। ओबियसली हर मुल्क के अंदर अपना सिलसिला कसाद बाजारी एंड इन्फ्लेशन इस तरह की सूरत हाल है कि ममालिक खुद भी पैसे इस वक्त नहीं देना चाह रहे, और पाकिस्तान शायद इसीलिए इतना क्राइसिस में भी चला गया है। पहले कोई हल्की फुल्की एड हमें मिल जाती थी, हम काम चला लेते थे। एक तो इस थ्रेट को आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे वो वाइट एलिफेंट जो पैसे खा रहे हैं, जैसे हमारी स्टील मिल है, जैसे हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, या दीगर सरकारी जो कंपनियां हैं जिनको बाकी ममालिक में सरकार नहीं चलाती है, तो इनको बेचने के हवाले से और राइट वैल्यू के ऊपर बेचने के हवाले से क्या हम कोई प्रोसेस अभी इनिशिएट कर सकते हैं, और वी हैव टू वेट फॉर द इलेक्शंस फॉर दिस? इमरान, आपने 3 पाकिस्तान की वो मसाइल रखती हैं कि अगर आप कहें कि यार हाउ डू यू वांट टू बिल्ड द नेक्स्ट 5 years ऑफ पाकिस्तान, तो मैं कहूँगा ये जो 3 बातें इमरान ने की हैं इनको हल कर दीजिए एंड पाकिस्तान विल डू बेटर। सो नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान का एक एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म होना है। हम हमेशा टैक्स के रिफॉर्म की बात करते हैं, पर इस वक्त एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो ज्यादा जरूरी हो गया है कंपेयर टू द टैक्स रिफॉर्म। इसकी वजह इज द फॉलोइंग। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जब अपना डेट और मार्कअप, यानी कि इमरान का घर आया, इमरान ने कहा कि यार अब मेरा एक कर्जा है और उसकी एक प्रिंसिपल पेमेंट है, मैं पूरे साल की आज पहले दिन कर देता हूं, तो वो है 7,303 अरब रुपया। जब आपने ये पेमेंट की तो आपको पता चला कि 324 अरब रुपए शॉर्ट हैं मेरे पास, तो आप नेशनल बैंक गए और आपने कहा कि मुझे 324 अरब रुपए दीजिए, मैं ये पेमेंट करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर है नेशनल लेवल पे। जब 324 अरब लेके ये आपने पे किया तो बाकी सारा कुछ, डिफेंस, पीएसडीपी, सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट, सब्सिडीज, सब कुछ जो है वो बोरोड है। सो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम कि जो मार्कअप में इतना बड़ा कुछ जा रहा है, जिसमें डेट का रिफॉर्म है, सब्सिडीज का रिफॉर्म है, पेंशन्स का रिफॉर्म है, टैरिफ का रिफॉर्म है, जो चीजें हमने प्रोविंसेस को दे दी हैं उनका खर्चा हम चला रहे हैं। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन, हेल्थ, उनका रिफॉर्म है, HEC का रिफॉर्म है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का रिफॉर्म है, और इसी में कैरी करें कि वो रिफॉर्म है कि जो मनीज 88 बिलियन रुपीस, मतलब लोग कहते हैं ना कि हुकूमत हमारे लिए क्या करती है, 88 अरब रुपया रेलवे में डालेंगे तो रेलवे इस साल चलेगी। दिस इज व्हाट द कंट्री डज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। 500-600 अरब की सब्सिडी जो है हम शायद मिनिमम डालेंगे इसमें पावर सेक्टर में। ये से टाई करें कि अब आपने अगले 5 साल में रेलवे का क्या करना है, आपने डिस्पोज का क्या करना है, मतलब
और करना एक ही चीज है। इसमें अब हम आने वाले जो प्रोग्राम्स करेंगे उसमें हम एक बिल्ड करेंगे नैरेटिव के प्राइवेटाइजेशन के अलावा ये रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह कोई चीज नहीं होती। और आप मुझसे ये पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने 3 बार ये रीस्ट्रक्चरिंग की हैं और वो कामयाब नहीं हो सकी हैं। सो प्राइवेटाइजेशन इज द नेक्स्ट एजेंडा। सो हमने इमरान बहुत अच्छी गुफ्तगू की है कि एक एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म, क्योंकि शहबाज की स्टोरी थी, तय किया है कि इससे जो पैसे एसओईज को जा रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से रुकेंगे। और तीसरी ये एक्सटर्नल सेक्टर है, वो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि हमने एक क्रैकडाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेके ओपन या ग्रे मार्केट को संभाला है डॉलर की। अब हमें संभालना है अपनी इंटर बैंक के इनफ्लोज, जो वो कह रही है कि कमर्शियल में पैसे कम आ रहे हैं, वो ज्यादा जिक्र कर रहे हैं कि एक हमारी 3 से 5 अरब डॉलर कमर्शियल फाइनेंसिंग प्लस एक हमने रखा हुआ है कि हम बॉन्ड फ्लोट करेंगे। मेरा ख्याल है बॉन्ड फ्लोट नहीं हो पाएगा, हुकूमत को अल्टरनेटिव मेजर्स देखने चाहिए। सो दिस इज फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स गाइस, ये प्लान है नेक्स्ट 5 इयर्स का। ठीक हो गया डॉक्टर खाकन, इसमें एक और बात भी जो भी हम डिस्कशन भी कर रहे थे और इंट्रो में भी बात की कि जो MD-IMF है उनकी जो मुलाकात हुई इसमें उन्होंने कहा टैक्सेशन को बेहतर करने के हवाले से, और इस पे तो आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि जो गरीब बंदा है उसके ऊपर टैक्सेस का इतना बोझ है कि वो संभल ही नहीं पा रहा है। और टैक्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए और जो IMF ने एक मुतालबा भी किया है कि एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए गरीबों को, आप इसको किस तरह से देखते हैं और ये निज़ाम अब किस तरह के मेयर्स लेकर बेहतर किया जा सकता है? ये चौथा रिफॉर्म होगा पाकिस्तान का और ऑर्डर यही रखेंगे हम एक्सपेंडिचर से शुरू करेंगे, हम साथ एसओईज करेंगे, फिर एक्सटर्नल का करेंगे। चौथा रिफॉर्म ये होगा इन प्रायोरिटी। ये चौथा इसलिए होगा कि ये वो GST 18% का जो सब आप who are middle income earners, there are people who are high income earners and then there is the low income earner, वो भी 18% ही दे रहा है। सो ये एक रिग्रेसिव टैक्स है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट करते हैं पाकिस्तान से। अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन से निकलना है, हम निकाल नहीं सकते इसलिए क्योंकि अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, अभी हम कर नहीं सकते। सो जब तक डायरेक्ट टैक्सेशन, और वो 3 एरियाज हैं और वो बिल्कुल मतलब क्लियर हैं, मतलब सिर्फ ये जो सेल्स टैक्स है ना जिसका मैंने एक जिक्र किया, आई थिंक ये पूरे मुल्क में 3000 अरब के करीब हम सेल्स टैक्स ही कलेक्ट करते हैं। जब आप रेस्टोरेंट में जाके पे करते हैं, जब आप कोई चीज खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूँ, आप भी खरीदते हैं, गरीब आदमी अमीर आदमी सब खरीद रहे हैं। सो इसको निकालने के लिए 3 एरियाज को हम टारगेट करेंगे अगले 5 साल में। एक, हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब नहीं लेंगे, हम ये बात नहीं मानेंगे कि 23% आप पूरे हुजम है इकोनॉमी का और आप 4 अरब रुपया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देते हैं। दिस इज नॉट फेयर। हम ये नैरेटिव बिल्ड करेंगे कि देयर इज होप टू गेट मनीज हियर एंड वी विल गेट दैट मनी। रिटेलर और होलसेलर पे अगर 100 रुपया डेली का टैक्स लास्ट बजट FY22 के बजट में लगाया था, फिर विड्रॉ करना पड़ा। हमने FY13 में बैठ के इससे भी कम का टैक्स लगाया, आई वाज ऑन द टेबल, विड्रॉ करना पड़ा। 2009 में मैंने एक वजीर खजाना तब के थे, PPP की हुकूमत थी, तब टैक्स लगाया, विड्रॉ करना पड़ा। आई थिंक दैट टाइम इज ओवर नाउ, इट जस्ट कांट हैपन। हम रिटेलर और होलसेलर को लाएंगे। और आखिरी बात ये है, विच इज यू नो आवर फेवरेट सब्जेक्ट, कि हम प्रॉपर्टी के कारोबार को डिसइंसेंटिवाइज करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के लोग प्रॉपर्टी में पैसा रखें, क्योंकि वो एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर है, उससे ना कुछ बनता है ना दुनिया में बिकता है। सो हम उसको डिसइंसेंटिवाइज करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आप बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है और वो मैं करके फिर हम क्लोज करेंगे। इदारों की जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से रीस्ट्रक्चरिंग है उसकी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो दीगर इदारे हैं जिन्होंने नाफिज करना है या हेल्प करना है एक बिजनेसमैन को, एक इन्वेस्टर को, मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर की, चूँकि हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं, हम दुनिया की बहुत बड़ी आबादी हैं, हमारा खुद रिसोर्स बहुत बड़ा है अगर हम इसको लेकर चलें प्रॉपर तरीके से, और हमारा बहुत सारा आपको पता है सरमाया इस वक्त या तो दुबई जा रहा है या दीगर मुल्कों में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी नहीं है काम करने की, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इन इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग जिन्होंने हेल्प करना है एक लोकल इन्वेस्टर को कि वो पाकिस्तान में कारोबार करे, क्योंकि कोई भी मुल्क अगर बना है, चाहे वो चीन है या रिसेंट इंडिया की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो लोकल ब्रांड से बना है, अपने SME से बना है। इस पे हमारा इस वक्त कितना फोकस है और कितना फोकस होना चाहिए? इमरान, ये हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए। सरकार का काम ये है
कि वो एक पॉलिसी इन्वायरमेंट क्रिएट करे, उसको एडवोकेट करे, दुनिया को बताए कि हम क्या बेहतरी ला रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में टू मेक लाइफ इजियर फॉर द डोमेस्टिक इन्वेस्टर। 52 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, 52 लाख के 52 लाख को ये फील करना चाहिए कि पाकिस्तान में कारोबार करना है। दुनिया को दिखाने के लिए हमने एक SIFC बनाई है कि दुनिया ये देखे कि हम सीरियस हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशनल है, उसको अब हम लोकल लेवल पे भी ला रहे हैं। एंड आई से दिस विद कंफर्ट, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि हम उसका जो परव्यू है वो लोकल लेवल पे लाकर जो लोकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो और चाहे वो हमारे माइंस एंड मिनरल्स में हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच अलस सुबह हमें ज्वाइन करने के लिए और राय देने के लिए। वंस अगेन हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और रायत के साथ भी हैं, एज यू मेंशन अर्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे और इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसकी ट्रू पिक्चर आपके सामने रखी है, सोल्यूशन क्या है इस पर भी बात हुई है।